हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन। आप लोगों के कमेंट्स मैंने देखे। बोल रहे थे कि कंटिन्यू वीडियो बनाए कीजिए, तो फिर मैं सॉरी इस बार थोड़ा लेट हो गया। तो अब से लेट नहीं होगा, टाइम टू टाइम वीडियोज़ आएंगी। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन, या फिर इसे हम कहते हैं वेरियस मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। ठीक है, ये हमारा फील्ड वर्कर का ही एक टॉपिक है। तो आज हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कॉन्ट्रासेप्शन, देखते हैं आज हम इसमें। तो हमारा टॉपिक है इसमें आज कॉन्ट्रासेप्शन है। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है हमारा, ठीक है, आज हम इसको देखेंगे। तो कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब कॉन्ट्रासेप्शन अगेंस्ट कॉन्सेप्शन। ठीक है, मतलब कुछ भी होने से उसको रोका जाना, उसको हम कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं। ठीक है, द द प्रिवेंटिव मेथड टू हेल्प वुमेन एंड अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी और कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। मतलब ये एक प्रिवेंटिव मेथड है, एक रोकने का तरीका है किसी गर्भधारण को। ठीक है, अनवांटेड प्रेगनेंसी, जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे उन्होंने अनवांटेड मतलब सेक्स कर लिया, या फिर उन्होंने बिना किसी नॉलेज के उन्होंने सेक्स कर लिया। ठीक है, और वो चाहते नहीं कि भाई उनका बच्चा हो या प्रेगनेंसी हो जाए। तो उसको रोकने के लिए जो जो हम मेथड यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं। ठीक है, ताकि हमारी प्रेगनेंसी ना हो। अनवांटेड प्रेगनेंसी मतलब जो नहीं चाहते हैं, अनवांटेड मतलब जो हम चाहते नहीं हैं। ठीक है, उसको रोकने के जो हमारे तरीके होते हैं उसका हम कॉन्ट्रासेप्टेड मेथड कहते हैं। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कौन कौन से मेथड होते हैं। चलिए हम देखते हैं। नीड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन मतलब कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत क्या है। ठीक है, किस लिए कॉन्ट्रासेप्शन हमारा ज़रूरी है। तो इसमें हमारा क्या है, इसमें दे रखा है, इसमें एक पॉइंट दे रखा है हमारा। सबसे पहला ये है टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी, जिस प्रेगनेंसी को हम चाहते ही नहीं हैं, डोंट वांट, हमें वो चाहिए ही नहीं, उसको रोकने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए, ताकि वो होना, इसलिए हम यूज़ करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन का। ठीक है, उसके बाद टू रेगुलेट द टाइमिंग ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब इसके हेल्प से हम प्रेगनेंसी को रेगुलेट भी कर सकते हैं। मतलब जब चाहें इसको हम यूज़ कर सकते हैं। जब हमें प्रेगनेंसी हमें चाहिए होगी तब हम कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होगी तब हम कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज़ करेंगे टू अवॉइड प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, इसके अलावा टू रेगुलेट द इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसी। इसके अलावा हम जैसे दो प्रेगनेंसी हैं, जैसे तो उसके इंटरवल को भी हम बढ़ाने के लिए, जैसे हमें 2 साल में बच्चे चाहिए, 3 साल में बच्चे चाहिए, 5 साल में चाहिए। ठीक है, तो उस टाइमिंग या फिर उस इंटरवल को भी रेगुलेट करने के लिए कि भाई हम हमारी अपने अकॉर्डिंग हम कि कितने साल में बेबी हम कर सकते हैं, या फिर हमें ज़रूरत है उस बेबी की, तो हम, ठीक है, ताकि हम अपना सेक्स भी करें और हमें कोई बेबीज़ भी ना हो। ठीक है, अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो जाए, तो उसको भी हम रेगुलेट कर सकते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से हम डिसाइड कर सकते हैं हमें किस टाइम पे हमें बेबी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए भी हम कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव हमारी क्या क्या होनी चाहिए, मतलब जो हमारी कॉन्ट्रासेप्टिव होती है उसके अंदर क्या क्या हमारी खूबियाँ होनी चाहिए, आइडियल होनी चाहिए वो। ठीक है, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो वो सेफ़ होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इफ़ेक्टिव होनी चाहिए वो। ठीक है, उसके बाद एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो रिवर्सिबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार यूज़ किया, जैसे अभी हमें बेबी नहीं चाहिए, ठीक है, हमें बच्चा नहीं चाहिए, तो अभी हम कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बट इन फ्यूचर हम सोचेंगे या फिर हम प्लान करते हैं बच्चा को, तो तब हमें कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत नहीं है कि, ठीक है, तो वो रिवर्सिबल भी होना चाहिए, मतलब उसे हम हटा सकें। ठीक है, रिमूव कर सकें। ऐसा नहीं कि एक बार हमने यूज़ कर लिया तो फिर हम परमानेंटली वो हमारी प्रेगनेंसी को रोक दे और हम फिर दोबारा बेबी कर ही ना पाए। तो ऐसा भी नहीं है, रिवर्सिबल हो सकती है, मतलब वो, ठीक है, उसको हम जब अपनी मर्ज़ी से हम लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं जब हम हमारा मन चाहेगा। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंसिव भी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा वो। ठीक है, फिर उसके बाद लॉन्ग लास्टिंग मतलब उसका पीरियड भी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई हर डे यूज़ कर रहे हैं, हर दिन यूज़ करते हैं, भाई इतना बजट थोड़ा होता है हर किसी बंदे का। ठीक है, अपनी पॉकेट के, अपने क्या कहते हैं, सैलरी के अकॉर्डिंग बंदा देखता है ना कि भाई हम अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो उसका पीरियड भी लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, मतलब काफ़ी, एक बार यूज़ किया तो काफ़ी लंबे समय तक उसका चलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद रिक्वायर्स लिटल और नो मेडिकल सुपरविजन। उसके अलावा
रिक्वायर लिटल और नो मेडिकल सुपरविजन, मतलब ऐसा होना चाहिए कि उसको हम खुद भी यूज़ कर सकें, ठीक है, खुद भी यूज़ कर सकें अपने आप ही, ठीक है। इससे क्या होती है, हमारी प्राइवेसी मेंटेन रहती है। ऐसा नहीं कि भाई हम कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करने आए तो पूरे मोहल्ले को बता के जा रहे हैं, या फिर हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो सबको पता चल रहा है ना। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, या तो बहुत ही कम होना चाहिए, या फिर नो मेडिकल सुपरविजन, ठीक है। किसी थर्ड पर्सन की यूज़ नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है, अपने आप ही यूज़ कर सकते हो। चलिए इसके अलावा देखते हैं, ये हमारे कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड भी कह सकते हैं। इसमें हमारे कौन कौन से मेथड होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है फीमेल एनाटॉमी, ठीक है। इस ये सबसे पहला मेथड क्या है, स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन मतलब क्या होता है, ये हमारा परमानेंट मेथड होता है। अगर एक बार स्टरलाइजेशन हो गया, जिसे हम नसबंदी वगैरह कहते हैं, शायद आप सुना होगा आपने, इसको ही कहते हैं। तो ये परमानेंट मेथड होता है हमारा। एक बार अगर ये हो गया ना, देखो जैसे ये क्या, इसका फेलोपियन ट्यूब का जो पार्ट जो होता है फीमेल में, इसको कट करके इसको हम टाइट कर सकते हैं, ठीक है। क्या होता है, यहाँ से हमारा फीमेल का एग यहाँ से रिलीज़ होता है। ये हमारी ओवरी है, ठीक है, ये दिख रही है आपको, ये दोनों ये ओवरी है। यहाँ से हर महीने एक एग निकलता है, जैसे मैस्ट्रेशन कहते हैं। यहाँ से निकल के फिर ये यहाँ मूव करता है, यहाँ मूव करते करते ये फिर इधर यूट्रस में आ जाता है। फिर यहाँ से जो हमारा स्पर्म आता है यहाँ फर्टिलाइज होकर इधर फिर इम्प्लांटेशन हो जाता है बेबी का, ठीक है। फिर जब हम इस ट्यूब को ही काट देंगे, जैसे आप देख काट के इसको बंद कर देंगे, तो एग जो होगा हमारा यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा और यहीं तक रह जाएगा, वो यहाँ तक आएगा ही नहीं। तो फिर प्रेगनेंट होने का कोई चांस ही नहीं होता, ठीक है। तो ये होता है कि स्टेलाइजेशन होता है, ये फीमेल में होता है। सिमिलरली ऐसा मेल में होता है। मेल में हम इसको कहते हैं वेसेक्टोमी कहते हैं। फीमेल में क्या कहते हैं, फीमेल में कहते हैं हम ट्यूबल लाइगेशन कहते हैं इसे, ठीक है। फीमेल ऐसे मेल में होता है सिमिलरली। जैसे ये क्या हमारे टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस यहाँ से स्पर्म आता है ऐसे ऐसे निकल के, स्पर्मिसाइडल स्पर्मेटोसाइड कहते हैं स्पर्म को, यहाँ से निकल के फिर ये हमारा यूरिथ्रा के थ्रू आता है, ठीक है। इसमें हम क्या कहते हैं, इसमें हम ट्यूब, इसको भी हम कट करके कौन सी कैनाल होती है, सॉरी मेरे को याद नहीं आ पा रहा इस समय, सेमाइनल वेसिकल कहते हैं शायद, हाँ आई थिंक। तो इसको काट देंगे हम, कट करके उसको टाइट कर देंगे। फिर क्या होगा, हमारा स्पर्म जो आएगा वो यहीं तक रह जाएगा, वो यहाँ तक आएगा ही नहीं, यहाँ तक आएगा नहीं तो हमारा यूरिथ्रा के थ्रू स्पर्म बाहर ही नहीं आएगा, बाहर ही नहीं आएगा तो प्रेगनेंसी होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। ये भी हमारा परमानेंट मेथड होता है। एक बार हो गया तो फिर बहुत ही मुश्किल होता है इसको दोबारा रिस्टोर करना, ठीक है। उसके अलावा हमारे और कौन कौन से मेथड होते हैं, एक हार्मोनल मेथड होते हैं। हार्मोनल मेथड में जैसे ऐसे आईयूडी होती है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ये फीमेल में यूज़ करते हैं। जैसे देखिए ये फीमेल की जो यूट्रस में यूज़ होता है यहाँ पे, ठीक है, ये यूट्रस में इसको लगा देते हैं और ये हार्मोन रिलीज़ करता रहता है, ठीक है। उसके बाद बर्थ कंट्रोल एंड मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, फिर ये हमारी बर्थ कंट्रोल और मॉर्निंग आफ्टर पिल्स होती है, ठीक है। ये वुमेंस यूज़ करती हैं, पिल्स वगैरह यूज़ करती हैं, जैसे एस्टेरॉयडल हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद होती है वेजाइनल रिंग होती है हमारी, ठीक है, इसे नोवा रिंग भी कहते हैं। ये हमारी वेजाइना के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में रिंग्स लगती हैं हमारी, ऐसे ये क्या होती है, ऐसे फिट हो जाती है, ठीक है। वेजाइना का हिस्सा है, ये वेजाइना दिख रही है आपको, ये यूट्रस है, यहाँ पे आके इसको टाइट कर देती है, ठीक है। इसके बाद डीपो प्रोवेरा, फिर ये मतलब इंजेक्शन के थ्रू जो हमारी बर्थ कंट्रोल ऑप्शन होता है उसको हम कहते हैं, ठीक है, इंजेक्शन लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद इम्प्लांट्स होते हैं, हार्मोनल इम्प्लांट्स होते हैं। क्या होता है, हमारी छोटी छोटी स्टिक्स होती हैं हमारी, ये हमारी स्किन के अंदर ही, इसको हम जो हमारे सर्जन होते हैं, डॉक्टर होते हैं, आर्म्स पिट्स के अंदर इसको हम इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। बॉडी में ये हमारी परमानेंट ही रहती है, ये हार्मोन रिलीज़ करती रहती है, ठीक है, बॉडी के फिजियोलॉजिकल को चेंज करती रहती है। तो ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद ऑर्थो ईवा द पैच, ऑर्थो इवेरा द पैच, एक पैच होता है, ये फीमेल यूज़ करती हैं, ये भी हमारा बर्थ कंट्रोल मेथड है, ठीक है। उसके अलावा बैरियर मेथड आते हैं। बैरियर मेथड में हमारा क्या आता है, फीमेल कॉन्डम हो गया हमारा, ठीक है, ये फीमेल कॉन्डम है हमारा। उसके बाद स्पर्मिसाइडल एंड कॉन्ट्रासेप्टिव जेल होते हैं, ये हमारी कुछ स्पर्मिसाइडल क्रीम होती हैं, जेल्स होते हैं, ये भी हमारे यूज़ होते हैं इसमें बैरियर मेथड में, ठीक है। उसके बाद मेल कॉन्डम है, मेल कॉन्डम तो सबको पता ही होगा, ये यूज़ कर सकते हैं बैरियर मेथड में। फिर डायफ्राम होता है, डायफ्राम जो होता है हमारा फीमेल में यूज़ करते हैं ये, ठीक है। जैसे ये देख रहे हैं कि वेजाइना है और बर्थ कैनाल है, और इसको हम इसके आगे ही लगा देते हैं ताकि हमारा जब स्पर्म आए तो एंटर ही ना कर पाए यहाँ से, ठीक है, तो भी प्रेगनेंसी हमारी रुकती है। फिर स्पॉन्जी होती है, स्पॉन्ज होता है, जैसे डायफ्राम होता है ये स्पॉन्ज होता है, दोनों एक जैसे देख सकते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद सर्वाइकल कैप होती है, ये भी हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव कैप ट्रैक में यूज़ करते हैं इसे, ठीक है, स्पर्म की एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, रोकने के लिए, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं, फिर हम देखते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हमारे कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है इसमें, स्पेसिंग मेथड है। स्पेसिंग मेथड में हमारा बैरियर है, आईयूडी है, हार्मोनल है और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन है, ठीक है।
उसके बाद टर्मिनल मेथड है, टर्मिनल मेथड में मेल फर्टिलाइजेशन और फीमेल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। स्पेसिंग मेथड में क्या होता है, ये हमारे रिवर्सिबल होते हैं, जैसे बैरियर जो होता है, फीमेल कॉन्डम हो गया, मेल कॉन्डम हो गया, तो एक तरह से बैरियर होता है, एक फिजिकल बैरियर होता है। जैसे मेल कॉन्डम हो गया तो उसका जब रिलीज़ होगा स्पर्म वगैरह तो उसके कॉन्डम में ही रह जाएंगे, ठीक है, वो फीमेल के ट्रैक तक हमारे पहुँचेंगे ही नहीं, पहुँचेंगे नहीं तो हमारे फर्टिलाइजेशन होने का कोई चांस ही नहीं, फर्टिलाइजेशन होगा तो प्रेगनेंसी के कोई चांस ही नहीं होते। इसको हम बैरियर कहते हैं, एक तरह से हम कोई दीवार खड़ी कर देते हैं तो उसके आर पार ना जा पाए, ठीक है, तो ये स्पेसिंग मेथड होता है। मतलब जैसे जब हम बैरियर मेथड यूज़ नहीं करेंगे तो फिर वो प्रेग्नेंट हो सकती है, ठीक है। तो ये एक स्पेस हो सकता है, ठीक है, जैसे हमें चाहिए, अभी हमें बेबी चाहिए तो हम बैरियर मेथड यूज़ नहीं करेंगे और हमारी प्रेगनेंसी हो जाएगी, ठीक है। और अगर हमें जैसे बेबी नहीं चाहिए तो हम बैरियर मेथड यूज़ करेंगे तो हमारा प्रेगनेंसी होने का चांस ही नहीं है, तो ये एक तरह से बैरियर हो गया। फिर इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, जैसे मैंने आपको दिखाया भी पीछे वाली टेबल में आपने देखा, ये IUD है, ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में लगती है, ये भी ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हार्मोनल भी आपको दिखाई मैंने अभी, जैसे अब देखिए ये हार्मोनल इम्प्लांट होती है, ठीक है, बर्थ कंट्रोल पिल्स हो गई, इसमें प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन इस टाइप की होती हैं। फिर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन होती है जो कि हमारी, जैसे हमारा हमने सेक्स किया हमारे किसी कपल ने और अनप्रोटेक्टेड कर लिया, मतलब बिना किसी प्रोटेक्शन के, कॉन्डम वॉन्डम कुछ यूज़ नहीं किया उन्होंने, और क्या उनको मतलब प्रेगनेंसी का डर है, या फिर उन्होंने कोई प्रोटेक्शन यूज़ किया बट इन केस फेल हो गया कुछ भी, है ना, तब भी उनको मतलब प्रेगनेंसी के चांस है, हो सकता है भाई फीमेल के हमारे मेंस्ट्रुअल चल रहे हो, ठीक है, फर्टाइल पीरियड चल रहा हो, उस समय कॉन्ट्रासेप्शन हो सकता है हमारा। तो इसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स जो होती है हमारी, आपने सुना होगा आई पिल वगैरह यूज़ करते हैं, 72 घंटे के अंदर यूज़ करते हैं, 72 आवर आफ्टर कोइटस के, ठीक है। तो ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में यूज़ होती है। इसके अलावा टर्मिनल मेथड में वही देखा हम, मेल फर्टिलाइजेशन और फीमेल फर्टिलाइजेशन। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा शायद गड़बड़ है, शायद ये F नहीं होगा, S होगा, स्टरलाइजेशन होता है, ठीक है, इसको सही कर ले, फर्टिलाइजेशन स्टरलाइजेशन होगा, जो कि मैंने आपको बताया ये होता है, ठीक है। वेसेक्टोमी होगा और ट्यूबल लाइगेशन हो गया, ये परमानेंट मेथड होते हैं, ठीक है। टर्मिनल मेथड होते हैं, ये हमारे रिवर्सिबल नहीं हो सकते, एक बार हो गए तो हो गए, दोबारा इसको हम रिवर्सिबल नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा बैरियर मेथड में हम देखा, जैसे मेल कॉन्डम होते हैं, फीमेल कॉन्डम होते हैं, डायफ्राम हो गया या स्पर्मिसाइड्स हो गए, जैसे आपको मैंने पीछे डायग्राम में दिखाया, ठीक है। इसके अलावा मेल कॉन्डम जो होते हैं क्या होता है, मोस्ट कॉमनली नोन एंड यूज्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव, बहुत सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो हमारे बैरियर मेथड में आता है कुछ, तो वो मेल कॉन्डम होता है, ठीक है, जिसको हम सबसे अच्छे नाम से जानते हैं इंडिया में, निरोध के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये मेल कॉन्डम है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा एक वैक्यूम सा बना होता है यहाँ पे, यहीं पे हमारा स्पर्म जो होता है स्टोर हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा फीमेल कॉन्डम होता है, फीमेल कॉन्डम जो होता है ये भी यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत रेयरली यूज़ करते हैं, बहुत कम होता है, क्योंकि जल्दी तो मिलता है नहीं कहीं पे, ठीक है, बहुत ही कम अवेलेबल होता है। उसके बाद फिर इतना भी इफ़ेक्टिव नहीं होता जितना मेल कॉन्डम होता है, ठीक है। फीमेल कॉन्डम जो होता है, एक साइड से क्या होता है ओपन होता है, देखिए, दूसरी साइड से क्या होता है क्लोज होता है, ये हम खुद ही इंसर्ट करते हैं। जैसे फीमेल की वेजाइना आपको दिख रही है ये, ठीक है, ये सर्विक्स वाला पार्ट है, सर्विक्स वेजाइना से सर्विक्स तक जाता है, तो सर्विक्स वाले पार्ट में जो हमारा क्लोज एंड होता है सर्विक्स वाले पार्ट में होता है, ओपन एंड जो होता है वेजाइना में होता है। तो फिर जो भी हमारा मेल का जो डिस्चार्ज होगा वो यहीं तक रह जाएगा, वो अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है। ये भी एक बैरियर मेथड है हमारा। इसके अलावा क्या आता है, डायफ्राम हमने क्या देखा, डायफ्राम जो होता है हमारा डायफ्राम ब्लॉक स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग सर्विक्स, जैसे मैंने आपको बताया, डायफ्राम जो होता है हमारे यूट्रस की एंट्री पे ही लगता है, देखिए ये यूट्रस है, यूट्रस की एंट्री पे कि डायफ्राम हमने लगा दिया, तो अब जो भी स्पर्म आएगा हमारा वो अंदर एंटर ही नहीं कर पाएगा, अंदर एंटर नहीं कर पाएगा तो हमारी प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी तो फिर कोई टेंशन नहीं है बेबी होने का, ठीक है। ये क्या होता है, स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। और ये स्पर्मिसाइड्स होता है, इसमें कुछ जेल वेल वगैरह होता है इसके अंदर डायफ्राम में, स्पर्मिसाइड मतलब स्पर्म के एंट्री को क्या करता है, ये रोक देता है, ठीक है। फिर क्या होता है, ये स्पर्मिसाइड इनसाइड डायफ्राम किल्स स्पर्म, कुछ मतलब ऐसा लिक्विड होता है या फिर एक केमिकल मान लो, अगर बाई चांस इसमें ये रिलीज़ होता रहता है, ठीक है, ये रिलीज़ होता है, तो अगर स्पर्म आते भी हैं तो उनको किल कर देता है, मार देता है, ठीक है, बाई चांस इधर उधर से निकल गया तो ये केमिकल ऐसा रिलीज़ करता है कि उसको किल कर देता है, स्पर्म को मार देता है, ठीक है, तब भी कोई हमारा प्रेगनेंसी का चांस है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं हम फिर स्पर्मिसाइड्स क्या होता है, स्पर्मिसाइड जो होती है स्पर्मिसाइड आर सरफेस एक्टिव एजेंट विच अटैच्ड दैमसेल्व टू स्पर्मेटोजोआ एंड किल दैम। जैसे देखा ये स्पर्मिसाइड जो आप देख रहे हैं ये हमारी सरफेस
एक्टिव एजेंट होती हैं जो कि हमारी अटैच हो जाती हैं, मतलब ये एक चिपचिपा पदार्थ रिलीज़ करती हैं जिसमें कि स्पर्म जो होते हैं हमारे इनसे जाके चिपक जाते हैं। फिर स्पर्म चिपक जाएंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे तो वैसे ही मर जाएंगे, ठीक है, उनको किल कर देगी, तब भी हमारा प्रेगनेंसी होने के चांसेस नहीं है, ठीक है। इसके अलावा स्पर्मिसाइड जो होती हैं अवेलेबल होती हैं वेरियस फॉर्म में होती हैं, जैसे फॉर्म होता है, ठीक है, क्रीम्स की फॉर्म में आती हैं, सपोज सपोजिस्ट सपोर्टरीज के फॉर्म में आते हैं, सॉल्युबल फिल्म्स के फॉर्म में आती है, डिफरेंट फॉर्म में हमारी स्पर्मिसाइड हमारी अवेलेबल होती है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस मतलब क्या होता है? इंट्रा मतलब अंदर, यूट्राइन मतलब यूट्रस के अंदर यूज़ होने वाले डिवाइस को हम इंट्रा यूट्राइन डिवाइस करते हैं, ठीक है। इसमें हमारा आता है फर्स्ट जनरेशन आता है। फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है? इनर्ट और नॉन मेडिकेटेड डिवाइस होते हैं, ठीक है। नॉन मेडिकेटेड मतलब कोई भी इसमें कोई भी केमिकल वगैरह कुछ यूज़ नहीं होता, ठीक है। एग्जांपल क्या है इसमें? लिप्स हो गए, लिप इज़ लूप हो गए, ठीक है। लेफ्ट एज लॉन्ग एज रिक्वायर्ड, ठीक है। इसको हम जितनी मर्जी देर तक हम रख सकते हैं, ठीक है, जब तक हमारा मन चाहे तब तक हम इसको रख सकते हैं, लगवा सकते हैं, उसके बाद हमें आउट भी करा सकते हैं, बाहर भी करा सकते हैं, ठीक है। जैसे ये देख सकते हैं लिप इज़ लूप हो गई हमारी फीमेल के यूट्राइन में, यूट्रस में आके इसको इंसर्ट कर देते हैं। फिर सेकंड जनरेशन में क्या होता है? मेटालिक आयोडीज़, ठीक है, कॉपर T380। इसकी इफेक्टिव पीरियड कितना होता है? देखिए कितना इफेक्टिव पीरियड है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस का, 10 ईयर तक, 10 साल तक आप प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं इससे, ठीक है। इसके बाद है नोवा टी, इसका 5 ईयर का इफेक्टिव पीरियड, 5 साल तक आप रोक सकते हैं इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद मल्टी लोड डिवाइसेस, ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं ये है हमारा टी कॉपर 380, ठीक है, मल्टी लोड हो गया डिवाइसेस 375। ये हमारे काफ़ी अच्छे हमारे क्या है इंटरयूट्राइन डिवाइस हैं, अलग अलग जैसे कॉपर 7 है, कॉपर फिक्स है, नोवा टी हो गया, ठीक है, अलग अलग वो हैं हमारे इंटरयूट्राइन डिवाइस, ठीक है। फिर आगे थर्ड जनरेशन में क्या आता है? थर्ड जनरेशन है हार्मोनल आयोडीज़। हार्मोनल आयोडीज़ जैसे प्रोजेस्टा स्टार्ट हो गया, इसका इफेक्टिव पीरियड कितना था? 2 साल का होता है, ठीक है। जैसे ये है प्रोजेस्टा स्टार्ट, आपने देखा भी होगा बहुत सी ऐड वगैरह में फीमेल्स के इंसर्ट कराती हैं वजाइन उसमें, यूट्रस में, ठीक है। उसके बाद है मायराना LNG-20। इसका इफेक्टिव पीरियड देखिए कितना, 10 साल का है इसका, 10 साल का, ठीक है। इसके अलावा चलिए देखते हैं हम, चलिए अब ये क्या है? कंट्राडिकेशन मतलब जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो होते हैं हमारे, इनको हम सॉरी ये क्या माना? कंट्राडिकेशन, ठीक है। जो हमारे इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो होते हैं हम उनको हम किस टाइम पे यूज़ नहीं कर सकते या फिर हमें किस टाइम पे यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। किस टाइम पे यूज़ नहीं करना चाहिए? एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मतलब जब किसी की फीमेल लेडी जो होती है मतलब उसकी डेट आ रही है, उसका मतलब फर्टाइल पीरियड चल रहा हो, उसका मेंस्ट्रुएशन चल रहा हो, तब नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है। पोस्टपार्टम मतलब जो हमारी जैसे न्यूली बॉर्न बेबी है, जैसे किसी की डिलीवरी हुई है तो कम से कम 6 वीक तक हमें इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है, इंटरयूट्राइन डिवाइस को। उसके बाद पोस्ट प्यूपेरियल मतलब जब जैसे किसी न्यूली जो हमारी क्या कहते हैं माँ बनती है, तो जो डिलीवरी होती है तो उसके जो ऑर्गन होते हैं ना, जैसे प्लेसेंटा वगैरह हो गई, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड वगैरह होते हैं, ये काफ़ी बाहर आ जाते हैं, तो उनको फिर से अपनी नॉर्मल कंडीशन आने में टाइम लगता है, तो उस टाइम नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है। यूट्रस वगैरह भी बाहर आ जाता है, वरना इसके अलावा अगर ऐसा करेंगे तो साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। क्या क्या साइड इफेक्ट अगर इस टाइम पे यूज़ करेंगे तो हम क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे हमें क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे? सबसे पहले ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, इसमें पेन हो सकता है, PID हो सकता है, ठीक है, परफोरेशन हो सकता है, यूट्रस के अंदर छेद हो सकता है, ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब जो हमारा इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस के अंदर, वो यूट्रस के अलावा कहीं और हो जाए, जैसे फैलोपियन ट्यूब में हो जाए, ठीक है, ऐसी जगह पे हो सकती है हमारे एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। ये PID का तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो सकती है, ठीक है, हमारी कोई डिजीज़ वगैरह हो सकती है हमारी पेल्विक की। इसके अलावा हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव देखते हैं। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव हमारी क्या आती है? कंबाइंड पिल आती है हमारी। कंबाइंड पिल क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, जैसे होती है हमारी मलान या फिर मलान होती है, सॉरी माला एन होती है, माला डी होती है। माला डी में क्या होता है? 0.15 mg लीनो रेजेस्ट्राल एंड 0.03 mg इथाइलिन एस्ट्रेडायोल। ये हमारी दो चीज़ें मिलके इससे बनी होती है हमारी कॉम्बिनेशन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की कॉम्बिनेशन से मिलके बनी होती है, ठीक है।
उसके अलावा खाली प्रोजेस्टेरोन पिल्स जो होती है जिसमें खाली प्रोजेस्टेरोन होता है, एस्ट्रोजन नहीं होता, ठीक है। यूज्ड इन पीपल अबव 40 ईयर्स ऑफ एज एंड सीवियस प्रॉब्लम, ठीक है। ये हमारे वो लोग यूज़ करते हैं जिनकी एज 40 साल से ज़्यादा है और उनको कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन। पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन मतलब जैसे प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है, प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है, फर्टाइल थी फीमेल, स्पर्म गया और फर्टाइल कर दिया उसके बाद ये होती है हमारी लीनो एजिस्ट्रल, यूलिप्रिस्टल एंड मिफप्रेस्ट्रॉन, ठीक है, ये यूज़ करते हैं हम पोस्ट कोइटल मतलब प्रेगनेंसी होने के बाद। उसके बाद ये सब तो हमारी पहले यूज़ करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन होने से पहले, ठीक है। ये तीनों जो दोनों दिख रही है, ये जैसे हमारी प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है, बच्चा ठहर गया तो उसके बाद हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। ये होती है जैसे माला डी वगैरह करके। चलिए इसके अलावा देखते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट हमारे क्या हो सकते हैं, जो बहुत एडवर्स मतलब खतरनाक इफेक्ट। रेगुलर हमारे कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करने के क्या क्या हमारे खतरनाक इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इससे हमें कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट हो सकता है, मतलब हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। कार्सिनोजेनस मतलब कैंसर हो सकता है। मेटाबॉलिक इफेक्ट देखने को मिलता है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी खाने पीने में डाइजेस्ट ना हो, ठीक है। लीवर एडोनोमास, लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। वेट गेन हो सकता है, थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम, वेट, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकती है, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकती है, मतलब जैसे ब्रेस्ट में हमें क्या हो सकता है, बर्निंग जैसी मतलब जलने जैसी हमारा फील हो सकता है, ठीक है। टाइटनेस हो सकता है, पेन हो सकता है ब्रेस्ट में। इसके साइड इफेक्ट होते हैं हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने के, ठीक है, रेगुलर। इसलिए हमें कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है। लोग जैसे बहुत सी फीमेल करती हैं आई पिल वगैरह लेती हैं, ठीक है, 21 डेज़ की है, ठीक है, जो हमें इनके साइड इफेक्ट भी हमें काफ़ी देखने को मिलती है, ठीक है, तो इसलिए इन्हें अवॉइड करना चाहिए मोस्टली, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं डीपॉट फॉर्मुलेशन। डीपॉट फॉर्मुलेशन देखने को मिलता है, इसमें भी देखने को मिलता है इंजेक्टिबल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, जैसे DMP 150 mg IM इंजेक्शन लगता है एवरी 3 मंथ्स में, ठीक है, जैसे देख सकते हैं। उसके बाद सब टर्मिनल इम्प्लांट्स। सब टर्मिनल इम्प्लांट्स में क्या होता है हमारा नॉर प्लांट्स होता है। नॉर प्लांट 6 सिलास्टिक कैप्सूल होते हैं, ठीक है, ईच कंटेनिंग 35 mg ऑफ लीनो लीनोजेस्ट्रॉल प्रोटेक्टिंग फॉर 5 ईयर्स। 5 साल तक की इसकी क्या होती है हमारी इफेक्टिव पीरियड होता है। जैसे कि देख सकते हैं आर्म पिट्स जो हमारे ये हमारी इम्प्लांट्स होती हैं हमारी, ठीक है। सब टर्मिनल इम्प्लांट मतलब सब टर्मिनल मतलब स्किन के नीचे इम्प्लांट्स हो जाती हैं, ठीक है, और वहीं से अपना काम दिखाती रहती हैं। तो ये होती है इसका इफेक्टिव पीरियड 5 साल तक का होता है, ठीक है। चलिए इसके अलावा देखते हैं मिस्क क्या होता है। अब्सिस्टेंस ओनली मेथड दैट इज़ 100% इफेक्टिव, ठीक है। अब्सिस्टेंट मैथ ओनली मेथड दैट इज़ 100% इफेक्टिव, ठीक है। मतलब जैसे किसी फीमेल जो होती है उसको पता होता है कि उसका फर्टाइल पीरियड कब ज़्यादा होता है, मतलब उसके जो होता है हमारा मेंस्ट्रुएशन जो होता है एग जो रिलीज होता है एवरी 14 डेज में होता है, तो उसको पता होता है किस पीरियड में उसके सबसे ज़्यादा चांस है हमारे मतलब प्रेग्नेंट होने के। तो उस पर्टिकुलर टाइम में हमें अगर हम उसको एब्सेंट्स मतलब अवॉइड करेंगे उस पर्टिकुलर टाइम में सेक्स वगैरह करना, तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस कोई हो ही नहीं सकते। और ये मैथड ना 100% इफेक्टिव होता है, ठीक है। वैसे तो इसमें 100% इफेक्टिव नहीं होता, ठीक है, गलत बता रहे हैं, ठीक है। जैसे 14 दिन तक 10 से लेके 17 दिन 7 दिन तक जो होता है, जैसे 10 to 17 की डेट में अगर सेक्स करते हो तो उस टाइम पे प्रेग्नेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा। तो अगर उस पर्टिकुलर टाइम को हम अवॉइड करें, उसके बाद करें या फिर स्टार्टिंग में करें, तो हमारे प्रेग्नेंट होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कोइटस इंटरप्ट्स। कोइटस इंटरप्ट्स इसका मतलब क्या होता है हमारा, जैसे सेक्स के दौरान इंटरप्शन हो जाए, कुछ भी होता है, जैसे आपको लगता है जैसे आपका निकलने वाला है, ठीक है, फ्लो होने वाला है, तो उस टाइम पे फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट से अगर हम जैसे पीनिस वगैरह निकाल दें और बाहर ही उसको रिलीज़ कर दें, तब भी हमारे कोई चांस नहीं है, ठीक है, प्रेग्नेंट होने के। फिर उसके बाद रिदम मेथड जो होता है, ठीक है, सॉरी मैंने कुछ गलत बताया, सॉरी। ये कोइटस एब्सिस्टेंट मेथड जो होता है ना, ये हमारा तब होता है जब हमारी फीमेल जो होती है हमारी डिलीवरी के बाद जो हमारे बेबी होता है, तो 6 मंथ तक क्या होता है ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, तो 6 मंथ तक हमारे कोई चांस ही नहीं होते हमारे प्रेग्नेंट होने के फीमेल के, ठीक है, चाहे बिना प्रोटेक्शन के करें तब भी,
ठीक है, उस टाइम पे हमारा प्रेग्नेंट होने के कोई चांस नहीं होते, और इसका लॉन्ग लास्टिंग पीरियड जो होता है 6 मंथ तक होता है, इसलिए 100% इफेक्टिव है। ठीक है, कोइटस इंटरकोर्स बता ही दिया। ठीक है, ये होता है रिदम मेथड। रिदम मेथड जो होता है ये वाला होता है जो हमारा 10 to 17 के बीच में आपको क्या होता है, इसमें ब्रेक लेना होता है। ब्रेक लेना होता है मतलब इस टाइम पे फर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, अगर उस पर्टिकुलर टाइम में आप अवॉइड करें सेक्स वगैरह करना तो प्रेगनेंसी का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद सर्वाइकल म्यूकस होता है। ठीक है, ये तो हमारा वही होता है हमारा, ये तो केमिकल मेथड होता है। ठीक है, ये सिम्टो सिम्टोथर्मिक मेथड होता है। ठीक है, ये हमारे केमिकल मेथड होते हैं, इसमें आप इतना ध्यान मत दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं टर्मिनल मेथड। टर्मिनल मेथड में हमारे कौन से आते हैं? टर्मिनल मेथड में एक होता है हमारा परमानेंट मेथड होता है, उस फिर होता है वन टाइम मेथड होता है। ठीक है, टर्मिनल मेथड का परमानेंट मेथड कहते हैं, फिर वन टाइम मेथड कहते हैं। मतलब एक बार हो गया तो फिर दोबारा उसको रिवर्स नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि भैया आपको अभी बेबी नहीं चाहिए तो आपने एक बार करवा लिया टर्मिनल मेथड, फिर आपका मन बना कि चलो चलो यार हम दोबारा बच्चा कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता। एक बार हो गया तो फिर हो गया दोबारा ना, जिसको नसबंदी वगैरह कहते हैं। ठीक है, इसमें हमें गाइडलाइंस क्या हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हस्बैंड की जो एज होती है वो 25 से 50 ईयर्स की होनी चाहिए। ठीक है, और वाइफ की जो एज होती है 20 से 45 की होनी चाहिए। ठीक है, और 2 लिविंग चिल्ड्रन एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन। और ये मेथड यूज़ करने से पहले 2 बच्चे आपके होने चाहिए लिविंग। ठीक है, ज़िंदा होने चाहिए, तभी ये मेथड यूज़ करते हैं, अदरवाइज ऐसे नहीं। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखते हैं जैसे मेल स्टेलाइजेशन, यही परमानेंट मेथड जो होता है, मैंने आपको बताया ना कि जैसे पीनिस है, टेस्टिकल, स्कॉटम है। ठीक है, यहाँ से हमारी कट वास्ट डिफरेंस है, यहाँ से क्या था स्पर्म रिलीज होता है यहाँ से आके, ठीक है, फिर पीनिस के थ्रू बाहर आया था। ठीक है, इसको ही अगर हम वास्ट डिफरेंस को कट कर देंगे तो हमारा स्पर्म यहाँ से आगे जाएगा ही नहीं, आगे जाएगा नहीं, तो प्रेग्नेंट होने का कोई चांस ही नहीं फीमेल के। ठीक है, एग को फर्टिलाइज ही नहीं कर पाएगा। इसके अलावा देखें मेल स्टेलाइजेशन में क्या देखने को मिलता है। मेल स्टेलाइजेशन में हमारी क्या होती है, कॉम्प्लिकेशंस होती है हमारी। ठीक है, ऑपरेटिव होता है, स्पर्म ग्रैनुल्स देखने को मिलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिकैनलाइजेशन होता है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल। ठीक है, फिर उसके बाद पोस्ट ऑपरेशन एडवाइस, मतलब ऑपरेशन होने के बाद हमारी क्या क्या एडवाइस होती है हमारी। नॉट स्टेराइल टिल 30 इजैकुलेशन। देख रहे हैं आप, ये जो मेथड है मेल स्टेलाइजेशन का, इसे नसबंदी कहते हैं, ऑपरेशन के बाद भी। ठीक है, क्या होता है इसमें 30 इजैकुलेशन तक भी कोई स्टेराइलेशन नहीं देखने को मिलता। मतलब 30 बार अगर बंदा करता है और उसका रिलीज़ होता है, उसके रिलीज़ में भी स्पर्म हमें देखने को मिल सकते हैं 30 इजैकुलेशन में। ठीक है, वहाँ भी चांसेस होते हैं कि भाई प्रेग्नेंट हो सकती है वूमेन, क्योंकि उसके सीमन में स्पर्म देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद अवॉइड बाथिंग टिल 24 ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, आपको मतलब नहाना 24 घंटे तक आपको नहाना मना है, नहाना नहीं है आपको ऑपरेशन के बाद। ठीक है, अवॉइडिंग हैवी वेट्स एंड वेयरिंग ए लंगोट। ठीक है, आपको और क्या मना होता है, आपको ज़्यादा हैवी वेट नहीं उठाना। ठीक है, हैवी वेट नहीं उठाना होता है। ठीक है, और जो लंगोट वगैरह पहनते हैं वो भी नहीं पहनना होता है। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा चलिए फीमेल स्टाइलेशन में देखते हैं। फीमेल स्टाइलेशन का क्या कहते हैं, लैप्रोस्कोपी कहते हैं, फिर मिनी लैप कहते हैं। ठीक है, जैसे ये फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, ये ओवरी है हमारी, यहीं से हमारा एग निकलता है। फिर फीमेल में क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब का एक पार्ट जो कट करके उसको हम टाइट कर देते हैं। देखिए जैसे कट एंड टाइट करती है ना इसमें, तो एग यहाँ से आएगा ही नहीं। एग यहाँ से आएगा तो यूट्रस तक कैसे आएगा, यूट्रस तक नहीं आएगा तो स्पर्म यहाँ पे आएगा, तो फर्टिलाइज कैसे करेगा, एग ही नहीं होगा तो ये एक मैसेज होता है साइट ऑफ ट्यूबल लाइगेशन। ठीक है, इसमें कहते हैं ब्लॉक यूजिंग ए प्लास्टिक बैंड, एक प्लास्टिक बैंड यूज़ करते हैं इसका हम। ठीक है, ऐसे क्या करते हैं, टाइट करके कट लगा देते हैं। ठीक है, सील्ड यूजिंग कैप्चरिंग। ठीक है, ब्लॉक यूजिंग क्लिप्स। चलिए इसके अलावा इवेल्युएशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इवेल्युएशन मतलब नई न्यू एवेल्युएशन मेथड देखने को मिलते हैं हमारे टाइम टू टाइम हमारे कैसे कहते हैं इवेल्युएशन मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हमारे इवॉल्व होते हैं। ठीक है, सबसे पहले पीएल इंडेक्स। पीएल इंडेक्स क्या होता है, फेलियर पर 100 वुमेन ईयर ऑफ एक्सपोजर। पीएल इंडेक्स जो होता है हमारा टोटल एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी अपॉन टोटल मंथ ऑफ एक्सपोजर इनटू 1200। ठीक है, लाइफ टेबल एनालिसिस, फेलियर रेट फॉर ईच मंथ ऑफ यूज दैन द क्यूमुलेटिव रेट इज़ फाउंड आउट। आपका इतना ही काम का नहीं है। ठीक है, इसको अपना ज़्यादा डीपली मत समझिए। ठीक है,
ये इम्पोर्टेंट है आपका, उसमें मैंने देखा फील्ड वर्कर में दे भी रखा, फैमिली प्लानिंग के बारे में भी दे रखा, ठीक है। तो फैमिली प्लानिंग इन इंडिया, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव लॉन्च्ड ए नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग। पूरे वर्ल्ड में इंडिया ही एक ऐसी कंट्री थी जिसने हमारा नेशनल प्रोग्राम हमारा फैमिली प्लानिंग का लॉन्च किया। कब? 1952 में हमारा लॉन्च किया। ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद ओवर द डिकेड, साल 10 सालों बाद द प्रोग्राम हैज़ अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोग्राम में हमारे ट्रांसफॉर्मेशन आने लगे, ठीक है, चेंजेस आने लगे इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी एंड एक्चुअल प्रोग्राम इम्प्लांटेड एंड करेंटली बीइंग repositioned to not only achieve population stabilizing goals but also promote reproductive health and reduce maternal, infant and child mortality and morbidity, ठीक है। ओवर द डिकेड जो हमारे प्रोग्राम में चेंजेस आने लगे, ठीक है, धीरे धीरे हमारे ट्रांसफॉर्म होने लगे, ठीक है। ठीक है, प्रोग्राम करंटली बीइंग नॉट ओनली अचीव पॉपुलेशन, हमारा जो फैमिली प्लानिंग का जो हमारा क्या एम है, ये खाली बस यही नहीं कि पॉपुलेशन को स्टेबलाइजेशन करना ही नहीं, खाली ये नहीं, उसके अलावा हमें और क्या प्रमोट करना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी प्रमोट करनी है, ठीक है। रिड्यूस मैटरनल मतलब मदर का, इन्फेंट और चाइल्ड, मदर का, यंग वंस का और बच्चों का मरने का जो रेट है उसको भी कम करना है, ठीक है। इन सब पे भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा होम टू टारगेट, फैमिली प्लानिंग में हम किस किस को टारगेट करते हैं? सबसे पहले एलिजिबल कपल। एलिजिबल कपल कौन होते हैं? करंटली मैरिड कपल वेयर इन द वाइफ इज इन द रिप्रोडक्टिव एज, वो कपल जिनकी एज हमारी 15 टू 45 ईयर के बीच में है, ये हमारे एलिजिबल कपल होते हैं, ठीक है। फिर कहता है अनमेट नीड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। वुमेन विद अनमेट नीड आर दोज हु आर फाउंड एंड सेक्सुअली एक्टिव बट not using any method of contraception and report not wanting any more children or wanting to delay the next child, ठीक है। The concept of unmet need points to the gap between women's reproductive intention and their contraceptive behavior, lack of awareness and accessibility, मतलब अनमेट नीड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन मेथड वो हैं जो हमारी फीमेल जो हमारी सेक्सुअली एक्टिव होती है बट नॉट, जो कि हमारी कोई मेथड यूज़ नहीं करती कॉन्ट्रासेप्शन का, ठीक है। और नॉट वांटिंग एनी मोर चिल्ड्रन, बट वो बच्चे नहीं चाहती ज़्यादा, ठीक है। अब ना तो कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी कोई यूज़ करती है मेथड, ठीक है, और ना ही वो ज़्यादा बच्चे जाते हो, तो उनको अवेयर करने चाहिए कि भाई कौन कौन से आप मेथड यूज़ कर सकते हो ताकि आपके बच्चे ज़्यादा ना हो। जैसे पीरियोडिक एब्सिस्टेंस हो गया, ठीक है, ठीक है, पीरियोडिक रिदमिक हो गया, ठीक है। उसके बाद उसको हम अवेयर होना चाहिए, लैक ऑफ, उसमें हम अवेयरनेस फैलानी है, ठीक है, कि भाई इतने बच्चे करोगे तो फिर मतलब आपकी इकोनॉमिकली कंडीशन पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। आप खुद क्या खाओगे, फिर बच्चों को क्या खिलाओगे, ठीक है। ये सब भी हमें बताना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं इनिशिएटिव क्या है हमारे, इनिशिएटिव क्या क्या हमारी इनिशिएटिव होनी चाहिए हमारी फैमिली प्लानिंग में। डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब ऐसा होता है आजकल भी क्या होता है, बहुत से लोग जो होते हैं हमारे जैसे मेडिकल स्टोर पे आते हैं ना, और वो कॉन्ट्रासेप्शन मांगते तो 10 लोग उन्हें देखते रहते हैं, तो बहुत मतलब हेजिटेट होता है उन्हें बोलने में भी, ठीक है। तो ये कोई यार वो थोड़ी बुरी बात थोड़ी है, तो इसलिए एक डोर स्टेप डिलीवरी होनी चाहिए ताकि आप घर बैठे बैठे कॉन्ट्रासेप्शन मंगा सको, ठीक है। इंसेंटिव फॉर आशा एंड पीपल फॉर स्पेसिंग द प्रेगनेंसी। उसके अलावा जो हमारी जैसे गवर्नमेंट की है, हमारी आशा है, ठीक है, मतलब जो सरकारी हॉस्पिटल में बेबी कराता है, डिलीवरी कराता है, तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैसे मिलते हैं, ठीक है, कुछ पैसे मिलते हैं, ठीक है, बेबी को, फर्स्ट बेबी जो होता है, ठीक है। उसके बाद पीपल फॉर स्पेसिंग द प्रेगनेंसी, और फीमेल को हमें अवेयर करना है कि भाई ऐसे नहीं एक के बाद एक तुम लाइन बना दो, पूरी इंडिया टीम बना दो, ठीक है। धीरे धीरे मतलब 1 से 2 बच्चे के बीच में कम 3 से 4 साल का या 5 साल का गैप होना चाहिए, ठीक है, तभी तो अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा, ऐसा नहीं करते रह गए। तो ये भी हमें बताना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंसेंटिव फॉर आशा एंड पीपल फॉर परमानेंट इंस्टॉलेशन। उसके बाद ये तो आशा में तो क्या पैसे मिलते हैं जो हमारी लेडी जो होती है हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी कराती है, तो उसके बाद पीपल फॉर परमानेंट इंस्टॉलेशन। उसके बाद उनको ये भी हमें अवेयर करना है कि भाई चलो बहुत हो गया बच्चे, अब बस करो यार, कितना करोगे, ठीक है। तो परमानेंट इंस्टॉलेशन कि भाई बंद करो, नसबंदी कराओ, बस करो, कितने बच्चे करोगे, ठीक है, बहुत हो गए, 2
3 जितने भी हैं काफ़ी होते हैं, ठीक है। उसके बाद अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए हमें, प्रोग्राम फॉर बर्थ स्पेसिंग एंड कॉन्ट्रासेप्शन। वही बर्थ स्पेसिंग है, मतलब 2 से 3 साल का तो गैप होना चाहिए एक बच्चे और दूसरे बच्चे में, ठीक है। और कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज़ करने चाहिए हमें, ठीक है। क्या इनके बारे में अवेयर होना चाहिए। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। होपफुली आपके सारे डाउट इसमें क्लियर हो गएंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट्स और भी आपके रह रहे हैं और आपको लगता है कि वो टॉपिक मैंने नहीं कवर किया, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा टॉपिक मिस हो गया, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन कराने की भी ज़रूरत है इस टॉपिक पे, तो मेरे को प्लीज़ बताइए, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगे, वैसे ही पढ़ते रहिए। बाकी के जो भी टॉपिक हो मैं धीरे धीरे कवर करूँगा, अब डिले नहीं करूँगा इतना, ठीक है। आई होप सब कुछ अच्छे से हो, ठीक है। ओके, थैंक्स।